दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन चौहानों का इतिहास पढ़ रहे हैं। जो पिछली क्लास में अपन अजमेर के चौहानों का इतिहास कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। जो स्टार्टिंग में चौहानों की उत्पत्ति कैसे होती है और उत्पत्ति स्थल किस क्षेत्र को माना जाता है, कुछ इतिहासकारों का मानना अलग अलग रहता है, उनकी भी अपन बात कर लिए हैं। तो देखिए, अपन एक जो बड़ी रियासत जो स्टार्टिंग में चौहान राजस्थान में ये चौहान वंश की जो स्थापना हुई थी उस क्षेत्र की बात कर लिए हैं। सीधी सी बात अगर की जाए तो अपन अजमेर या सपाद के चौहानों का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से आगे चलकर जो चौहानों के जो शासक थे, जो वंशज थे आगे, वो आगे चलकर अलग अलग राज्यों की स्थापना करते हैं। जैसे अपन बीच में बात किए थे कि जो लखन सिंह या लक्ष्मण सिंह था, वो जो जाकर 950 ईस्वी के आसपास यानी नाडोल में जाकर चौहान वंश की स्थापना करता है, ठीक। तो वैसे ही अलग अलग जो चौहानों के वंशज थे अलग अलग क्षेत्रों में जाके और चौहान वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो आप आज अपन एक और चौहानों के बड़े राज्य की बात करते हैं, रणथंभौर, ठीक है। तो अपन बात करेंगे आज रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे। फिर अब जो आगे क्लासें रहेगी उनमें अलग अलग जो क्षेत्रों में और जो चौहान वंश की स्थापना होती है उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो अब से पहले अपन सपाद, सांबर या अजमेर जो क्षेत्र के जो चौहान थे या चौहानों के जो स्टार्टिंग जो फैक्ट रहते हैं या उत्पत्ति से संबंधित जो भी स्थल और जो उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत रहते हैं अलग अलग इतिहासकारों के जो भी थ्योरीज रहती हैं उनकी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं रणथंभौर के चौहानों से। देखिए, रणथंभौर में आप लगभग थोड़ी बहुत बातें जानते हो। इस प्रकार से रणथंभौर का किला है, उस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है और यह भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो एरन दुर्ग का उदाहरण है, ठीक है। देखिए, जब अपन राजस्थान के किले और छतरिया पढ़ेंगे तब जो रणथंभौर के किले की विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो किला है रणथंभौर वाला, उसकी बात अपन यानी किले और जो छतरिया पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे। अभी अपन इतिहास पढ़ लेते हैं। देखिए, रणथंभौर का चौहानों की बात करें तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। रणथंभौर में भाई ये आपको पता है कि अपन चौहान वंश पढ़ रहे हैं, तो रणथंभौर में किस शासक यानी किस वंश का शासन रहा था, तो चौहान वंश का शासन रहा था। आप लिख लेना, जो ऊपर वाली जो शुरू वाली लाइन हो जो आप लिख लेना कि रणथंभौर में चौहान वंश का शासन रहा था। इसके बाद में अपन बात करते हैं हर जो रियासत की जिस प्रकार से बात करते आए हैं कि कोई भी रियासत में पहले भाई वंश पढ़ते हैं, भाई कौन सा वंश रहा था। अब फिर उस वंश की स्थापना के बाद में और इस जो या तो संस्थापक कौन रहता है या फिर जो प्रथम जो राजा कौन रहता है, ठीक है। जो संस्थापक रहेगा वो प्रथम राजा रहेगा। तो इधर आता है गोविंद राज, तो इधर प्रथम राजा पढ़ते हैं अपन गोविंद राज। देखिए, गोविंद राज की थोड़ी बात करें, भाई ये आया कहां से था, किसका बेटा था। देखिए, जो गोविंद राज था ये पृथ्वीराज थर्ड का बेटा था। आप थोड़ी सी जानकारी के लिए लिख लेना यहाँ पे, भाई अपन डायरेक्ट चौहान वंश पढ़ते हैं रणथंभौर में, तो अपने माइंड में ये आ सकता है भाई ये जो गोविंद राज कहाँ से आया था, ये कौन था। तो आप लिख लेना ये पृथ्वीराज थर्ड का बेटा था, ठीक है। देखिए, ऐसा कहा जाता है गोविंद राज जो था ये पृथ्वीराज थर्ड का बेटा था। मोहम्मद गोरी उधर आक्रमण कर लेता है, पृथ्वीराज थर्ड को मार देता है। गोविंदराज मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर लेता है और मोहम्मद गोरी की अधीनता में अजमेर का शासक बनता है या अजमेर का राजा बनता है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज थर्ड का एक भाई था हरिराज। तो पृथ्वीराज थर्ड का भाई था हरिराज, उसको गलत लगता है या ये बात गलत लगती है कि यार भैया थे पृथ्वीराज थर्ड के लिए सोचते हैं भाई जो भैया थे बड़े भैया थे वो तो मोहम्मद गोरी से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए। उन्होंने तो कभी मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार नहीं की। और जो एक भतीजा है जो पृथ्वीराज थर्ड का बेटा गोविंदराज है, ये इस प्रकार से अधीनता स्वीकार करके गौरी की और राजा बना हुआ है। ऐसे इसको अधीनता स्वीकार नहीं करनी चाहिए।
तो कहने का मतलब यह है कि हरिराज को गलत लगता है गोविंदराज का मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार करना, और ये गोविंदराज को हटाता है यहाँ से, राजा के पद से हटाता है या भगाता है, और हरिराज यहाँ पर खुद राजा बन जाता है, यानी अजमेर में। अब गोविंदराज को लगता है यार काका जी अपने को परेशान कर रहे हैं, ये अपने को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अब अपन अधीनता भी स्वीकार कर लिया है, और अब इनसे लड़े तो क्या ही, काका जी है, पापा के भाई है, तो अपन और ही कहीं चलते हैं। और गोविंदराज इधर आता है रणथंभौर की तरफ, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, गोविंदराज पृथ्वीराज स्थल का बेटा था, अजमेर से ये रणथंभौर की तरफ आता है, और ये इधर आकर जो चौहान वंश की स्थापना करता है। अब बात आती है उधर अजमेर में, भाई जो हरिराज राजा बन जाता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन रहता है गोरी का। गोरी का जो सेनापति था उधर, यानी प्रशासक बना के गया था गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था जो हरिराज को हटा देता है, ठीक है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, हरिराज से आके लड़ाई करता है कुतुबुद्दीन, और कुतुबुद्दीन आके उसको खुद के दरबार में ले जाता है, यानी अधीनता स्वीकार करवाने से पहले ही हरिराज को मार देता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात थी पृथ्वीराज स्थल के बाद की, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। पृथ्वीराज स्थल का बेटा गोविंदराज रणथंभौर की तरफ आ जाता है और यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना करता है। देखिए अब बात करते हैं गोविंदराज रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब करता है। तो ये करता है 1194 ईस्वी में, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है 1194 में, ठीक है। गोविंदराज 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। ये गोविंदराज की बातें हैं, गोविंदराज कितने ही फैक्ट याद रखने हैं एग्जाम की दृष्टि से, यही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बाद में बड़ा राजा बनता है हम्मीर। हम्मीर जयतर सिंह का बेटा था। देखिए वैसे गोविंदराज के बाद में और भी राजा बनते हैं, एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कालक्रम के अनुसार याद रखना चाहो या लिखना चाहो तो लिख लेना। क्वेश्चन आजकल इस प्रकार से पूछते हैं, निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार सजाइए या बताइए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो गोविंदराज के बाद में जो बना था वाल्हण राजा बना था, ठीक है। गोविंदराज के बाद में वाल्हण राजा बना था, वाल्हण के बाद में प्रहलादन राजा बना था, प्रहलादन के बाद में वीर नारायण बना था। और वीर नारायण के बाद में जयतर सिंह राजा बनता है, ठीक है। गोविंदराज के बाद में वाल्हण राजा बनता है, फिर प्रहलादन बनता है, फिर वीर नारायण बनता है, और फिर जयतर सिंह बनता है। जो वीर नारायण था ये इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ाई करता है। ये फैक्ट लिखना चाहो तो लिख लेना इसके बारे में, और जो ये राजा है इनके बारे में ज्यादा फैक्ट नहीं। वीर नारायण एक इल्तुतमिश से लड़ाई करता है। देखिए अब बात करते हैं हम्मीर की। हम्मीर बड़ा राजा हुआ था रणथंभौर के चौहानों में। हम्मीर वीर साहसी योद्धा राजा हुआ था। ये जयतर सिंह का बेटा था, ठीक है। हम्मीर के पिता का नाम था जयतर सिंह, तो इसके पिता यानी हम्मीर के पिता जयतर सिंह थे। देखिए माता का नाम हीरा देता, ठीक है। हम्मीर के पिता जयतर सिंह, और जो थोड़ा सा याद रख लेना जयतर सिंह, आगे थोड़ी बात करेंगे जयतर सिंह की, एक जगह एक फैक्ट आएगा हम्मीर के संबंध में। तो हम्मीर का पिता जयतर सिंह था और माता हीरा देती। देखिए आगे अपन बात करें, हम्मीर जब राजा बनता है तो हम्मीर एक नीति अपनाता है, दिग्विजय की नीति। ठीक है, राजा बनता है हम्मीर। राजा बनते ही हम्मीर दिग्विजय की नीति अपनाता है कि चारों दिशाओं को मैं जीतूंगा,
ये चारों दिशाओं को जीतने की कोशिश करूंगा, या चारों ओर मैं युद्ध करूंगा, चारों ओर के जो क्षेत्रों को मैं जीतूंगा। ठीक है, तो दिग्विजय की नीति, चारों ओर विजय की नीति अपनाता है राजा बनने के साथ ही। अब बात आती है ये किस किस शासकों को हराता है। बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, युद्ध वगैरह करता है, काफी लड़ता है, साहसी बंदा था, कर्मठ जुझारू और सेवाभावी बंदा था। जिस प्रकार के चुनाव में प्रचार वाले लिखते हैं, सभी प्रकार से मैच्योर था हमें। ठीक है, तो देखिए ये इन कुछ जो अपन जगहों की बात करते हैं, कुछ स्थानों की बात करते हैं कि ये जो शासकों को हराता है। चित्तौड़ में एक शासक था समर सिंह। ठीक है, चित्तौड़ के समर सिंह को हराता है। चित्तौड़ में समर सिंह ये वो बंदा है जो रतन सिंह के पिता था। ठीक है, रतन सिंह का पिता, जो अपन चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा पढ़ते हैं उस समय पद्मावती जी रतन सिंह वाली बात करते हैं, तो उस रतन सिंह का पिता था समर सिंह। तो चित्तौड़ के समर सिंह को ये हमीर हराता है। देखिए एक जो रियासत थी भीमरस, तो भीमरस का एक राजा था अर्जुन, तो अर्जुन को हराता है। एक रियासत थी धारा नगरी या धार कह सकते हैं मालवा में, तो वहां के जो शासक भोज को हराता है। ठीक है, चित्तौड़ के समर सिंह को हराता है, भीमरस के अर्जुन को हराता है, और धारा नगरी के भोज को हराता है। और लिखना चाहो तो लिख लेना। आबू वाला जो क्षेत्र में जो एक शासक था प्रताप सिंह, या वहां का शासक था प्रताप सिंह, तो उसके जो यानी आबू के प्रताप सिंह को भी हराता है। देखिए जो हमीर इन जो शासकों को हराता है। ठीक है, अब देख लेना, चित्तौड़ के समर सिंह को, भीमरस के अर्जुन को, और धारा नगर के भोज को हराता है, और आबू के प्रताप सिंह को हराता है। देखिए जो फिर जो और जो पड़ोसी जो रियासतें थी अदर स्टेट में, या जो पड़ोसी राज्यों में, यानी गुजरात की काठियावाड़ जो रियासत को भी जीतता है, या वहां के शासक को भी हराता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना। एग्जाम्पल के रूप में आप देखना चाहो या लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इन जो लोगों को ये हराया था। यानी दिग्विजय की नीति की अपन बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना भाई, जीत रहा था, लड़ाइयां कर रहा था, युद्ध कर रहा था। ठीक है, अब बात आती है कि जो रणथंभौर पे जो आक्रमण होते हैं, बाहरी दुश्मनों के आक्रमण होते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो रणथंभौर पर अपन एक बड़ा आक्रमण पढ़ते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण पढ़ेंगे, उससे पहले लेकिन थोड़ा पढ़ लेते हैं अलाउद्दीन के चाचा जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, नाम थोड़ा बड़ा है, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। आगे अपन अगर आएगा नाम तो जेडीके से जलालुद्दीन खिलजी को संबोधित कर लेंगे, और एडीके से अलाउद्दीन खिलजी को संबोधित कर लेंगे। थोड़ा बार बार में लिखने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, आप भी ऐसे लिख सकते हो, जेडीके जलालुद्दीन खिलजी और एडीके अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन ये बाद में आएगा, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना होती है 1290 में। 1290 से 1320 तक चला था खिलजी वंश। हालांकि इसके जो शासक हुआ था, इसका शासक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, उसकी नीति थोड़ी अलग थी, लेकिन वो भी धराशायी हो जाता है। हालांकि अपन बात करते हैं आगे। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण पढ़ते हैं। दो बार आक्रमण करता है ये जलालुद्दीन खिलजी, 1290 और 1292 में। देखिए 1290 में प्रथम बार या पहली बार यह आक्रमण करता है रणथंभौर पर। ठीक है, लेकिन ये हार जाता है। ठीक है, 1290 में पहली बार रणथंभौर पर आक्रमण करता है, लेकिन ये हार जाता है। देखिए इसके बाद में यानी आक्रमण करता है 1292 में, यानी दो बार आक्रमण करता है। . 1292
1290 और 1292। देखिए ये जीत नहीं पाता, ठीक है, ये जीत नहीं पाता है, 1290 में भी नहीं जीत पाता है और 1292 में भी जीत नहीं पाता है। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये 1292 से यानी 1301 तक अमीर का जो टाइम पीरियड रहता है, ठीक है, सॉरी 1292 से नहीं, 1282 से 1301 तक यानी हमीर का टाइम पीरियड रहता है। तो थोड़ा ध्यान रख लेना कि हमीर का जो टाइम पीरियड, इंपॉर्टेंट राजा है रणथंभौर का, तो टाइम पीरियड थोड़ा सा देख ही लेना। देखिए इस प्रकार के जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो हमीर के टाइम में 1290 और 1292 में जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण करता है, लेकिन हार कर जाता है, यानी हार जाता है। देखिए जलालुद्दीन खिलजी अब अपनी हार को पचा नहीं पाता है, लेकिन क्या करे, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, हार रहा है। दूसरी जब ये दूसरा आक्रमण करता है 1292 में, जलालुद्दीन खिलजी घेरा डाले हुए यानी घेरा डाल रखा था रणथंभौर में, रणथंभौर के किले को घेर रखा था, उधर सेना बैठी थी, बाहर अंदर रणथंभौर वाली सेना बैठी थी, सैनिक बैठे हुए थे, लेकिन वहां पर जो खाने पीने का जुगाड़ अच्छा खासा कर रखे थे जो रणथंभौर वाले। अब जो जलालुद्दीन खिलजी के सामने कोई अंदर से बाहर नहीं निकल के आ रहा था। अलाउद्दीन खिलजी परेशान, यानी सॉरी जलालुद्दीन खिलजी, देखिए भाई अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी थोड़ा सा ध्यान नहीं रख लेना, अभी बात कर लेता हूँ जलालुद्दीन खिलजी की। तो जलालुद्दीन खिलजी खूब टाइम बैठा बैठा परेशान हो जाता है रणथंभौर के बाहर, कोई निकल के नहीं आ रहा। जलालुद्दीन खिलजी परेशान होकर वापस जाने की प्लानिंग करता है। जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति कहते हैं भाई साहब जा रहे किधर हो वापस, आप तो पहले तो इस प्रकार से आए थे वापस युद्ध करने के लिए कि अपन तो जीत के आएंगे, इस बार तो फतेह करके आएंगे, रणथंभौर को जीत के आएंगे, इस प्रकार की बातें कर रहे थे। जलालुद्दीन खिलजी को लगता है यार तो बड़ी बेइज्जती, गजब बेइज्जती, वो सेना को भी अपन नहीं हरा रहे हैं और अपन बात पहले हार के गए हैं, वापस आए हैं तो अपने सामने कोई लड़ने के लिए नहीं आ रहा है अभी तक, और अपन बिना जीत के जा रहे हैं, तो ये भी बेइज्जती और अपने ही सैनिकों के द्वारा और बेइज्जती हो रही। फिर जो जलालुद्दीन खिलजी थोड़ा सा माइंड यूज करता है और अपने सैनिकों को इस प्रकार से कहता है कि जो रणथंभौर का किला है, इसके लिए कहता है, ये प्रसिद्ध कथन रहा है, आरपीएससी का एग्जाम की दृष्टि से पूछ लेते हैं कि ये कथन किसका रहा था। तो जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि ऐसे किले में ऐसे 10 किलो को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता, ठीक है, ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। तो आप लिख लेना जो ये स्टेटमेंट, ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। जलालुद्दीन खिलजी कहता है यार यहाँ पे बैठे बैठे मेरे एक एक सैनिक मरते जा रहे हैं, कभी सेना अचानक से ऊपर से आक्रमण कर देती है रणथंभौर वाली, तो मेरे सैनिक मर रहे हैं, तो मैं मेरे सैनिकों को मरता हुआ नहीं देख सकता, और अपन वापस लड़ाई करने आ जाएंगे, अभी तो चलते हैं, और मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता, यानी ये ऐसे 10 किले मेरे आगे कुछ नहीं है, लेकिन मैं मेरे सैनिकों को मरता हुआ नहीं देख सकता। तो इस प्रकार से जो है सैनिकों को खुश करने की कोशिश करता है जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन वो सैनिक सब जानते थे इसकी पार पड़ रही नहीं है, दाढ़ गल रही नहीं है, तो ऐसे ही भाषण देगा, चलो चल लेते इसके साथ, तो वापस चले जाता है 1292 में भी बिना जीत के ही जलालुद्दीन खिलजी। अब बात आती है 1301 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण एडी के अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ये 1301 में होता है। देखिए ये थोड़ा ध्यान रखना कि जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। अलाउद्दीन खिलजी को लग रहा, यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो पालन पोषण करता है जलालुद्दीन खिलजी ही करता है, अलाउद्दीन खिलजी का संरक्षक बनता है जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा लगने लग गया था यार चाचा जी अब मर रहे तो है नहीं,
और अपन जल्दी शासक बनना चाहते हैं, अपन जल्दी बादशाह बनना चाहते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी की अलग ही नीति थी। अलाउद्दीन खिलजी एक तो अलग धर्म बनाना चाहता था, एक विश्व को जीतना चाहता था। ठीक है, एक उसने तो उपाधि धारण कर ली थी सिकंदर सानी, यानी अपने आप को दूसरा सिकंदर मानने लग गया था अलाउद्दीन खिलजी। तो थोड़ा ध्यान रख लेना, अलाउद्दीन खिलजी के जो विचार थे, यह नीति थी, एक तो विश्व विजय करना चाहता था, ब्रैकेट में लिख लेना, सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण कर ली थी, और एक दूसरा धर्म बनाना चाहता था। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन अलाउद्दीन खिलजी की। इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी की बात कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी 1301 में रणथंबोर पर आक्रमण करता है। ठीक है, अब देखिए ये बड़ा आक्रमण रहा था, तो इस आक्रमण के कुछ अपन कारण भी जान लेते हैं। जिस प्रकार से अपन चित्तौड़ पर आक्रमण किया था ये अलाउद्दीन खिलजी 1303 में, तो उस समय भी अपन जो कारण जाने थे, तो थोड़ा सा अभी भी कारण देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट कारण अपन इसका ले सकते हैं, तो वो कारण था रणथंबोर किले का या रणथंबोर दुर्ग का सामरिक महत्व। अपन चित्तौड़ की बात कर रहे थे उस समय, वैसे ही यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसका सामरिक महत्व कैसे कि एरन दुर्ग का उदाहरण माना जा सकता है। अपन दुर्ग पढ़ेंगे तब और बात करेंगे। एरन दुर्ग का काफी अच्छा एग्जाम्पल है रणथंबोर दुर्ग। एरन दुर्ग बोले तो जंगलों से घिरा हुआ दुर्ग है, पहाड़ी पर दुर्ग है, जंगलों से घिरा हुआ है। अबुल फजल का तो प्रसिद्ध कथन रहा है कि ये किला बख्तरबंद है, अन्य सभी किले नंगे हैं। ठीक है, अन्य सभी किले नंगे हैं, केवल ये किला बख्तरबंद है। बख्तर का मतलब होता है कपड़े, अपन आगे बात करेंगे जब किले पढ़ेंगे। तो बख्तर का मतलब होता है कपड़े, यानी ये जो किला है रणथंबोर वाला, ये जो एक प्रकार से जंगलों से या वृक्षों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कपड़े पहन रखा हो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो सामरिक महत्व था, सामरिक महत्व और बात करें, जैसे देखिए ऊपर से कोई सैनिक नीचे वाली सेना को आराम से हरा सकता था या आक्रमण अच्छे से कर सकता था। ठीक है भाई, नीचे वालों को ऊपर वाली सेना या ऊपर वाले जो सैनिक है ढंग से नहीं दिखते, लेकिन ऊपर वाले तो ढंग से नीचे की सेना पर ध्यान रख सकते थे। ऊपर से आराम से अगर पत्थर भी मारे तो ढंग से सामने वाली या नीचे वाली सेना को हरा सकते थे। और सामरिक महत्व की बात करें, जिस प्रकार से अपन चित्तौड़ की बात कर रहे थे कि दिल्ली से गुजरात जाने वाला और दिल्ली से मालवा जाने वाला रास्ते पे था, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी क्षेत्र में पड़ रहा, उसी रास्ते में पड़ रहा था रणथंबोर वाला किला, रणथंबोर। ठीक है, तो दिल्ली और मालवा जाने वाले जरा मार्ग पर था, यानी दिल्ली से मालवा और दिल्ली से गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित था या स्थित है। ये सामरिक महत्व हो गया। और अपन कारण पढ़ने की बात करें, देखिए जो ये अलाउद्दीन खिलजी था, इस किले पर अधिकार करके जो राजस्थान के अन्य राजपूत राजा थे उन पर अपनी धाक जमाना चाह रहा था कि मैं देखो जो बड़ा किला है राजस्थान में, जो रणथंबोर किला, इस पर अधिकार कर लिया हूं और आपको मेरी अधीनता स्वीकार करनी चाहिए या आपको मेरे नीचे रहकर काम करना चाहिए। इस प्रकार से धाक जमाना चाह रहा था। ठीक है, तो ये भी एक कारण है, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए और अपन बात करें तो रणथंबोर दिल्ली के निकट था। ठीक है, रणथंबोर दिल्ली के पास में था। एक प्रकार से देखा जाए तो रणथंबोर की ज्यादा दूरी नहीं है दिल्ली से। तो ये यहाँ पर बैठकर या रणथंबोर में बैठकर चौहानों की जो बढ़ती शक्ति हो कंट्रोल करना चाहता था। ठीक है, रणथंबोर दिल्ली के निकट था या पास में था। और यहाँ की जो चौहानों की बढ़ती शक्ति को अलाउद्दीन खिलजी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था या सहन नहीं कर पा रहा था या स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ठीक है, ये भी एक कारण पढ़ सकते हैं कि पास में था दिल्ली के, और यहाँ के जो चौहान थे, रणथंबोर के चौहान थे, राजस्थान के चौहान थे, उनकी जो ये बढ़ती हुई जो शक्तियां थी, ये जो शक्तियां चारों तरफ शक्तियों की बातें हो रही थी, उनको ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था अलाउद्दीन खिलजी कि एक जो मेरे जो पास की जो रियासतें हैं, कि जो मेरे पास में जो रियासतें हैं, उनके जो ये चौहान इतने शक्तिशाली हो रहे हैं, मेरी नाक के नीचे ही या दिल्ली के नाक के नीचे ही ये इतने शक्तिशाली हो रहे हैं,
तो इनको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये भी एक कारण था कि इन चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति को अलाउद्दीन खिलजी स्वीकार नहीं कर पा रहा था, सहन नहीं कर पा रहा था। और जो नेक्स्ट कारण की बात करें, देखिए अपन बात कर चुके हैं, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर शासक बनता है। मार दिया, ये तो चाचा था, इसका घर का मैटर था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कहीं ना कहीं ये भी चाह रहा था कि मेरा चाचा 2 बार यहाँ से भागा हुआ है, जलालुद्दीन खिलजी 2 बार यहाँ से भाग के गया हुआ है, 1290 और 92 में भाग कर गया हुआ है, तो क्यों न मैं मेरे चाचा की हार का बदला लूं। तो ये भी एक कारण था कि अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना चाह रहा था। इसके बाद में और अपन बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी, ये देखिए ये भी दो कारण अपन पढ़ेंगे अब जो इंपॉर्टेंट कारण है। अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ा साम्राज्यवादी शासक था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा साम्राज्यवादी या साम्राज्यवादी नीति का शासक था। उसकी नीति थी साम्राज्य का विस्तार करने की, ठीक है। तो ये भी आप लीजिएगा। अब एक जो तात्कालिक कारण की बात करें, जो 1296 के आसपास की आप बात कर रहे हैं थोड़ी, देखिए कहब्रू और मोहम्मद शाह का आपने नाम सुना होगा। कहब्रू और मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। देखिए 1296 में जब जलालुद्दीन खिलजी के समय में मंगोल शासक आक्रमण करते इधर दिल्ली पर, ठीक है। मंगोल शासक मुस्लिम नहीं थे स्टार्टिंग में, जैसे आपने नाम सुना होगा चंगेज खान वगैरह। चंगेज खान जो मंगोल शासक था, ये शुरू में मुसलमान नहीं थे। देखिए जो अब्दुल्ला एक इनका शासक था मंगोल सेना का, तो अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल शासक दिल्ली पर आक्रमण करते हैं 1296 के आसपास। जलालुद्दीन खिलजी उस समय शासक था, लेकिन मंगोल शासक हार जाते हैं, मंगोल सेना हार जाती है। अब मंगोल सेना हार जाती है तो जलालुद्दीन खिलजी उनको गिरफ्तार कर लेता है और कहता है कि तुम्हें मैं मार दूंगा, वरना यानी तुम इस्लाम स्वीकार कर लो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। यानी तुम इस्लाम स्वीकार नहीं किए तो तुम्हारे को जान गंवानी पड़ेगी। अब मंगोल सोचते हैं कि यार अपन जान गंवाए उससे बेटर तो यह है कि अपन इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं। अब देखिए जो इनके जो बड़े जो यानी सेनापति थे, जो मंगोल सेनापति थे, उनके जो नेतृत्व में लगभग 4000 मंगोल या 4000 जो मंगोल सैनिक थे वो इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं और दिल्ली में ही बस जाते हैं। जलालुद्दीन खिलजी इनके लिए एक अलग ही कॉलोनी काट देता है, एक 100 गज का प्लाट दे देता है, तो तुम यहाँ पर रहो। जो इनके लिए अलग से कॉलोनी बसाई गई थी उसको वर्तमान में मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना। मंगोल नेता या मंगोल सेना 1296 के आसपास जलालुद्दीन खिलजी के समय आक्रमण करती है दिल्ली पर। जलालुद्दीन खिलजी उनको हराता है और गिरफ्तार कर लेता है और इस्लाम स्वीकार करवाता है। यानी 4000 की सेना लगभग दिल्ली में रुक जाती है और दिल्ली में ही बस जाती है और इनके लिए अलग से कॉलोनी बसाई गई थी। उस कॉलोनी को वर्तमान में दिल्ली में मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब ये जो मोहम्मद शाह और कहब्रू थे ये मंगोल सेनापति थे, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं, ये स्पेशल फैक्ट है, स्पेशल जो रीजन लिख सकते हो, स्पेशल कारण लिख सकते हो। तो ये जो तत्कालिक कारण था, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो ये कहब्रू और मोहम्मद शाह मंगोल सेनापति थे, लेकिन इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी की सेना में ये रहते हैं। 1299 में जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर आक्रमण करता है और गुजरात पर आक्रमण करके अलाउद्दीन खिलजी की सेना वापस लौट रही थी, उस सेना में मोहम्मद शाह और एक कहब्रू भी थे। अब जब जो लूट के जो धन था गुजरात से लूटकर जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना धन लूट कर ला रही थी, उस धन को ये बीच रास्ते में ही बैठकर बांटने लग गए जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति है, जो सैनिक लोग थे जो। अब देखिए बीच में बांटते बांटते थोड़ी बहुत इनके खींचातानी हो जाती है आपस में। तो ये जो
ये नाम थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मोहम्मद शाह और कहब्रू। तो ये मंगोल सैनिक या सेनापति थे। ये कहते हैं कि हमें इस लूट के धन में से 20% माल चाहिए, ठीक है, 20% हिस्सा चाहिए, जो ये लूट वाला जो हिस्सा है। अब देखिए जो ये सैनिक थे और जो सैनिक थे अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक थे। देखिए अपन बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के 4 खानों के बारे में। अपने को हिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है, मेन हिस्ट्री में, कि अलाउद्दीन खिलजी के 4 खान कौन कौन थे, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप साइड में लिख लेना कि नुसरत खान, उल्लुगु खान, ठीक है, नुसरत खान, उल्लुगु खान, अलप खान और जफर खान, ठीक है, उल्लुगु खान, नुसरत खान, अलप खान और जफर खान। देखिए जफर खान पहले ही मंगोलों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो अलाउद्दीन खिलजी के ये 4 खान थे, तो ये भी आप साइड में लिख सकते हो। तो ये नुसरत उलग यानी उलूग और जो अल्प खान थे, नुसरत खान, अल्प खान और उलूग खान थे, ये यार इनको जो परेशान कर देते हैं, इनको 20% हिस्सा नहीं देते हैं और कहते हैं कि जो हम दे रहे हैं वो ले लो, वरना अभी आप मारे जाओगे यहाँ पे, इस प्रकार की जो धमकी देते हैं। तो मोहम्मद शाह और कहब्रू विरोध करते हैं कि यार हम नया नया इस्लाम स्वीकार किए हैं और हमने मेहनत भी की है, जो आपकी जो गुजरात के खिलाफ लड़ने में हम अच्छे से लड़े हैं, लेकिन आप हमें जो हिस्सा कम दे रहे हो, हम नए नए हैं, तो इनको जो हिस्सा नहीं मिलता इनका, ये विरोध करते हैं। विरोध करें तो फिर ये विरोध करके लड़ाई करके इन जो अलाउद्दीन खिलजी के जो अन्य सेनापतियों से लड़ाई करके भाग जाते हैं। अब भाग कर जाए किसके पास, भाग कर जाए तो जो अलाउद्दीन खिलजी का जो दुश्मन है उसके पास जाए, यानी अपने दुश्मन का दुश्मन एक अच्छा दोस्त माना जा सकता है। कि अपना दुश्मन अभी लेटेस्ट कौन बना है, अलाउद्दीन खिलजी, अपन उसकी जो जो सेनापति या सैनिक या अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ अपन जो धन का यानी धन में से जो माल चाह रहे थे, जो हिस्सा चाह रहे थे, वो अपने को नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से अपन उसका विरोध कर रहे हैं, विरोध करके अपन भाग रहे हैं। तो अब किसके पास जाए, तो अपने दुश्मन, अपना जो लेटेस्ट दुश्मन है अलाउद्दीन खिलजी और उसका जो दुश्मन है हमीर, ठीक है, तो ये हमीर के पास शरण में चले जाते हैं और हमीर को पूरी बात बताते हैं, ये ऐसी ऐसी बात हो गई है और हमें आपकी शरण चाहिए या आपके पास शरण चाहिए। हमीर कहता है ठीक है ले लो, यानी शरण ले लो, आप यहाँ पे रुक जाओ। और ये कहब्रू और मोहम्मद शाह वापस कहते हैं कि यार एक बार वापस सोच लो अमीर जी, सामने वाला बंदा अलाउद्दीन खिलजी है, हम उसका विरोध करके भाग कर आए हैं, आप देख लो कहीं बैकफुट पर मत आ जाना। हमीर कहता है यार पहले ही उसका जो चाचा जलालुद्दीन खिलजी 2 बार भाग के गया था यहाँ से, 2 बार हार के गया है, 1290 और 92, ठीक है, तो आप आराम से शरण ले सकते हो, यहाँ पे रहो, मस्त रहो, खाओ पियो और ऐश करो। और एक जागीर और दे देता हूँ उनको, जगाना की जागीर, ठीक है, जो ये दोनों भाई थे मंगोल जो लोग थे, मोहम्मद शाह और कहब्रू, तो इन दोनों को हमीर एक जागीर दे देता है, वो जागीर थी जगाना की जागीर, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए ये इसका कारण है, इस जो तात्कालिक कारण इस 1301 वाले आक्रमण का। अब ऐसा और कहा जाता है कि जो ये मोहम्मद शाह था इसका और अलाउद्दीन खिलजी के एक बेगम थी चिमना बेगम, तो इसकी इन दोनों के बीच में भी कोई घटना घट रही थी, ठीक है, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम चिमना बेगम के बीच में भी इस प्रकार की कोई घटना घट रही थी, कोई जो आपसी प्रेम वाला मामला था, तो एक दूसरे इस पर यानी तो फिर अलाउद्दीन खिलजी वैसे भी इसके ऊपर खार खा रखा था, एक प्रकार से दांत किटकिटा रहा था कि यार मेरी लुगाई के साथ इस प्रकार से, तो फिर देखिए किसी की लुगाई के साथ इस प्रकार का जो घटना घटा रखा हो कोई भी, या घटना घट रखी हो किसी के साथ, तो फिर वो तो उससे बदला लेना चाहेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये पहले भी इस प्रकार से परेशान था। तो ये बात है, हमीर इनको शरण दे देता है, जगाना की जागीर दे देता है। अब बात आती है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी पहले तो हमीर के पास मैसेज करता है या लेटर भेजता है, यार हमीर हमारे जो 2 बंदे रास्ता भूलते भूलते हमारा विरोध करते हुए तेरे पास आ गए, हमने सुना है, और तू उनको तेरे पास रख रखा है, यार प्लीज वो हमें सौंप दे।
और हमने तो इतनी भी सुनी है कि तू उनको एक जागीर और दे दिया है, प्लॉट दे दिया है। तो यार तेरे और मेरे तो कोई दुश्मनी है नहीं। पहले वाली बातें थी, चाचा जी से तेरी दुश्मनी थी, हम आपस में अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं आगे। तो तू ऐसा कर, इन दोनों भाइयों को, इन दोनों विद्रोहियों को मुझे सौंप दे। अमीर कहता है यार ये बात ठीक नहीं लग रही है एडी के। मैं एक बार सोच लिया, मैं एक बार इनको शरण दे दिया तो मैं बैकफुट पे नहीं आ सकता। अलाउद्दीन खिलजी कहता है यार क्यों इस प्रकार की बातों में उलझ रहा है, लेने के देने पड़ जाएंगे। हमीर कहता कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लेंगे, जो होगा जो देखा जाएगा। तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करता हूँ। मैंने इनको शरण दे दी है तो शरण दे दी है, अब मैं तुझे वापस इनको नहीं सौंप सकता। शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरी संस्कृति कहती है। अब पहले पढ़ चुके हैं पृथ्वीराज III के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर यानी सेना बेचता है। अलाउद्दीन खिलजी इस समय खुद नहीं आता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापतियों के नेतृत्व में, लीडरशिप में सेना बेचता है इधर रणथंबोर पर। उस समय जो इसके सेनापति आते हैं नुसरत खान, उलुग खान और अल्प खान। ठीक है, नुसरत खान, उलुगु खान और अलप खान, ये 3 सेनापतियों के नेतृत्व में सेना बेचता है अलाउद्दीन खिलजी। एक खान की और बात कर रहा था जाफर खान, वो लिखना चाहो तो लिख लेना। इन चारों को मिलाकर अलाउद्दीन खिलजी के 4 खान होते हैं, लेकिन वो पहले ही मारा गया था मंगोलों के खिलाफ लड़ता हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए हमीर के सेनापति भी रहते हैं, एक भीम सिंह और एक धर्म सिंह। जब शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी की सेना आती है, जब अलाउद्दीन खिलजी इस आक्रमण में नहीं आता है, शुरुआत में नहीं आता है, तो हमीर भी इस युद्ध में ये लड़ाई करने के लिए नहीं आता है। तो हमीर के जो सेनापति थे, 2 सेनापति थे, भीम सिंह और धर्म सिंह। ठीक है, ये अल्लाह यानी हमीर के सेनापति थे। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये जो सैनिक को भेज देता है, लेकिन जो ये हार यानी हमीर सॉरी ये भीम सिंह और ये धर्म सिंह था, ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हरा के और भगा देते हैं। ठीक है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी शुरुआत में झाइन किले पर भी अधिकार कर चुकी थी। देखिए जो झाइन का किला है, आप पढ़ते हो या अपन पढ़ते हैं, झाइन के किले को रणथंबोर की चाबी कहा जाता है। ठीक है, झाइन किले को रणथंबोर की या रणथंबोर की चाबी कहा जाता है, की ऑफ रणथंबोर यानी झाइन फोर्ट। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिए इसका मतलब यह है कि पहले भाई जो रणथंबोर को जीतना हो तो पहले आपको झाइन का किला जीतना पड़ेगा। इसमें जो रणथंबोर की चाबी का मतलब ये रखा गया था यहाँ। तो अलाउद्दीन खिलजी वाली जो सेना थी इस किले को भी जीत लेते हैं। फिर ये जो हमीर के जो सेनापति थे भीम सिंह और धर्म सिंह आते हैं। भीम सिंह और धर्म सिंह झाइन के किले को भी छुड़वा लेते हैं और जो सेना को फाइनली हरा कर भगाते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। देखिए जब ये भगा कर आ रहे थे वापस से, तो ऐसा कहा जाता है कि भीम सिंह थोड़ा पीछे रह जाता है। इनके जो सेना का जो लूटा हुआ माल था, अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना गुजरात से लूट कर लाई थी माल को, उस माल को धर्म सिंह और भीम सिंह लूट लाते उनके पास से। लेकिन भीम सिंह थोड़ा मजे लेता आ रहा था कि आज तो अपन यानी हरा के भी आए हैं और लूट भी ले आए, उनको माल भी ले आए। तो भीम सिंह मजे लेते लेते आ रहा था, पीछे रह जाता थोड़ा। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वापस घूम कर आती है, वापस पीछे से अटैक कर देती है और भीम सिंह को मार देती है। ठीक है, तो भीम सिंह यहां पर मारा जाता है। अब भीम सिंह मारा जाता है तो धर्म सिंह जाता है हमीर के पास जाता है और ये बात पूरी बताता है, इस प्रकार से हम जीत गए थे लेकिन पीछे से आकर भीम सिंह को मार दिए। धर्म सिंह बताता है यानी हमीर के पास जाकर। देखिए जब धर्म सिंह
सलामत पहुंच जाता है हमीर के पास और ये भीम सिंह मारा जाता है। तो अल्लाह यानी हमीर को लगता है यार ये बात पस तो नहीं रही है, मेरे अच्छा सेनापति था, ऐसे मारा नहीं जाता या ऐसा मारा नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ तो लोचा है। हमीर पता लगवाता है, जांच पड़ताल करवाता है, तो उसको पता चलता है कि ये जो धर्म सिंह था ये धन को लेके खुद तो आगे आगे चल रहा था और थोड़ा वो धन धर्म सिंह को यानी भीम सिंह को देके उसको पीछे छोड़ दिया था, यानी साथ नहीं लेके आ रहा था, उसको साथ नहीं आ रही थी। और कहीं ना कहीं ये ही खुद रीजन है इसकी मौत का या भीम सिंह की मौत का। और धर्म सिंह को जो सेनापति के पद से हटा देता है हमीर, ठीक है, धर्म सिंह को सेनापति के पद से हटा देता है और एक जो अन्य सेनापति था या अन्य एक सैनिक था भोज, भोज को सेनापति बना देता है, ठीक है। हमीर धर्म सिंह को सेनापति के पद से हटा देता है और भोज को सेनापति बना देता है। अब भोज भाई राजी हो, खुश हो कि मुझे सेनापति बनाया गया। धर्म सिंह तो डिमोटिवेट होगा यार कि मेरी भी गलती नहीं थी, हम शुरुआत में जीत गए थे, लेकिन अब धर्म यानी भीम सिंह मारा गया तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, और ये ऐसा गलत है। धर्म सिंह न्यूट्रल रहता थोड़े दिन, हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि धर्म सिंह के बदले की भावना जग गई थी। बात करते आगे, भोज को कहता है मेरे भाई तू लड़ाइयाँ, भोज से स्थिति कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, भोज से स्थिति संभल नहीं रही थी, ठीक है, भोज लड़ाइयाँ हार रहा था। धर्म सिंह कहता है हमीर को कि वापस मुझे सेनापति बनाया जाना चाहिए, गलती हो गई मैं मान सकता हूँ, लेकिन बहुत से युद्ध वगैरह जो लड़ाइयाँ कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, तो एक बार वापस सेनापति का जो पद है मुझे दिया जाना चाहिए, एक बार ट्राई करो। वापस हमीर बहुत से सेनापति का पद छीनता है और वापस धर्म सिंह को देता है, ठीक है। इस प्रकार से सेनापति का पद हम धर्म सिंह के पास से भोज के पास जाता है, भोज से वापस धर्म सिंह के पास आता है। अब बात यह आती है कि देखिए एक तो धर्म सिंह से पहले सेनापति का पद छीनकर इसको दिया जा रहा है, पहले धर्म सिंह को नाराज कर दिया गया है, अब वापस भोज से सेनापति का पद छीना जा रहा है और इधर धर्म सिंह को दिया जा रहा है, तो अब भोज नाराज हो रहा है। तो देखिए इसकी थोड़ी बहुत स्थिति संभल सकती है या संभल गई होगी, यानी जो नाराजगी की, लेकिन ये थोड़ा बहुत नाराज चल रहा है धर्म सिंह और भोज तो पूर्ण रूप से नाराज हो जाता है, ठीक है। तो एक प्रकार से इनके माइंड में कुछ गलत चलने लग गया था, ठीक है। धर्म सिंह वापस ठीक ठाक हो जाता है, अच्छे खासा ये सेनापति का पद ले लेता है और ये अपना कर्तव्य भी निभाता है। लेकिन भोज क्या करता है, भोज चले जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास, ठीक है, नाराज होकर भोज एडी के या अलाउद्दीन खिलजी के पास चले जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को भोज कहता है यार तुम क्या घेरे वेरे डाल रखे हो, इस प्रकार से यानी लड़ाइयाँ थोड़ी लड़ी जाती है। तो भोज उनको जो भी अंदरूनी बातें थी वो बताता है और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ चले जाता है। और आगे बात करेंगे कौन कौन विश्वासघात करता है हमीर से। देखिए ये जो पहले लड़ाई लड़के भाग गए थे, अब अलाउद्दीन खिलजी वापस भेजता है, वापस सेना भेजता है कि वापस तुम लड़ाई करने जाओ। फिर होता है ये वाला युद्ध 1301 वाला, जो साके की बात करेंगे, जो हर केसरिया किया गया था इसकी बात करेंगे, वो अब दूसरी लड़ाई होती है इसके दौरान होता है। देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी वापस आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेजता है, अब इस समय जो सेनापति था ये धर्म सिंह आता है। भीम सिंह तो पहले मारा गया था, अब वापस लड़ाई करने के लिए आता है धर्म सिंह। धर्म सिंह के नेतृत्व में सेना आती है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी भी अपने सेनापति भेजता है, लेकिन इस बार दो ही सेनापति आते हैं, उलुग खान और नुसरत खान, ठीक है। उलुग खान और नुसरत खान ही आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। देखिए तो उलुग खान और नुसरत खान आते हैं। अब इनमें से भी ये जो लड़ता हुआ यानी हमीर की जो सेना से लड़ता हुआ नुसरत खान मारा जाता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। नुसरत खान मारा जाता है। नुसरत खान के बाद में
जब ये उल्लुक खान बचा था, उल्लुक खान अलाउद्दीन खिलजी के पास मैसेज करता है कि यार देखिए, मैं थोड़ा सा एक जो बात गलत बोला हूं, अभी जो दूसरा वाला जो युद्ध रहता है उसमें अभी तक सेना तो आती नहीं है। अभी तो ये धर्म यानी हमीर की तरफ से सेना नहीं आती है। हमीर की तरफ की जो सेना थी वो किले में थी, अंदर थी, ठीक है। उनके पास खाने पीने का जुगाड़ अच्छा खासा हो रखा था। अभी बात करते हैं, सेना ओनली आती है अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। उसमें दो सैनिक आते हैं, दो सेनापति आते हैं, सॉरी, ये जो लीड करते हैं एक अलाउद्दीन की सेना को, नुसरत खान और उल्लुक खान। नुसरत खान इधर मारा जाता है, सेना यानी आके घेरा डाल लेती है और उधर से भाटे वाटे फेंके जाते हैं रणथंभौर वालों की तरफ से, चौहानों की तरफ से। कैसे न कैसे लड़ता हुआ नुसरत खान काम में आ जाता है। अबे नुसरत खान मरा तो उल्लुक खान को लगा भाई यार स्थिति कंट्रोल नहीं हो पा रही है। उल्लुक खान मैसेज करता है अलाउद्दीन खिलजी के पास, अरे तू यहाँ पे सेना लेकर आ जा जल्दी से। इधर नुसरत खान काम में आ गया है, लड़ता हुआ काम में आ गया है, और नहीं तो बेइज्जती होने वाली है। फिर अलाउद्दीन खिलजी खुद और सेना लेकर आता है और फिर रणथंभौर को घेर लेता है। अब रणथंभौर को घेरने के बाद में देखिए ऐसे ही करते थे जो ये बाहर के आक्रमणकारी थे, ये कोई भी बड़ा किला होता था उसको घेर के बैठ जाते थे। भाई इनके पास जो खाने पीने का सामान बीतेगा या जो खत्म होगा उसके बाद तो बाहर निकल कर आएंगे ही। तो देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी भी घेरा डाल के रहता है। ऐसा कहा जाता है, कुछ जगह पर ऐसा उल्लेख मिलता है भाई 9 महीने कुछ दिन तक ये घेरा डाल के रखा था, लेकिन ये परेशान हो गया था कि अब यार क्या किया जाए। तो फिर इसको लगा यार कुछ तो अपन अब छल कपट करना पड़ेगा। नहीं, पहले चाचा जी वापस गए थे वैसे ही अपने को जाना पड़ेगा। देखिए पहले इनके पास बोझ तो जा चुका था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी छल कपट की नीति अपनाता है। अलाउद्दीन खिलजी हमीर के दरबार में मैसेज भेजता है कि मैं संधि करने के लिए तैयार हूँ, संधि करना चाहता हूँ, संधि कर लेते हैं। कुछ नहीं रखा लड़ाइयाँ करने में, खून खराबा होगा, नुकसान होगा, जनहानि होगी। अमीर भी चाह रहा था क्यों ना संधि कर ली जाए, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अमीर की तरफ से एक बंदा आता है रतिपाल संधि करने के लिए, ठीक है। अमीर की तरफ से अलाउद्दीन खिलजी के पास रतिपाल संधि करने के लिए आता है। रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी चाह रहा था क्यों ना अपन रतिपाल को अपनी तरफ मिला ले। रतिपाल को इस प्रकार से बातें करता है रतिपाल से अलाउद्दीन खिलजी, यार तू क्या उधर संधिया उंधिया करता फिर रहा है, तू हमारे पास आ जा और तू हमारे साथ रहे तो तुझे कोई बड़ी जगह यानी बड़ी जगह का राजा बना दे। तो रतिपाल कहता है कैसे। रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी फिर झांसा देता है, या तू जिस प्रकार से इधर संध्या कर रहा है और रणथंभौर का ही तुझे राजा बना दे। तो रतिपाल कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो चाहता ही हूँ, कैसे बनाओगे लेकिन। तो अलाउद्दीन खिलजी रतिपाल को झांसा देता है कि तू ऐसा कर, एक दो बंदे और लेके आ, तू हमें अंदर की जो बातें हैं, जो गुप्त बातें हैं वो बता, हमारी सहायता कर, हमें जो रणथंभौर जीतने में सहायता कर। रणथंभौर जीत के यहाँ का राजा तुझे ही बना देंगे। रतिपाल कहता है ठीक है, ये बातें तो मैं बता दूंगा और राजा बना दे तो अच्छी बात है, लेकिन एक बंदा तू तेरे साथ में और लेके आ, एक दो और लेके आ। तो रतिपाल कहता है एक मेरा दोस्त है, एक मेरा बेवरी है रणमल, तो रणमल को मैं मेरी तरफ ले आऊंगा या अपनी तरफ ले आऊंगा। तो रतिपाल और रणमल एक प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब यह है कि रतिपाल और रणमल ने हमीर के साथ विश्वासघात किया था। तो यहाँ पे लिख लेना 1301 वाले जो आक्रमण में रणमल और रतिपाल ने या रतिपाल और रणमल ने हमीर के साथ विश्वासघात किया था। अब होता है भाई विश्वासघात ही हो रहा है, तो भाई क्या किया था, भाई करते क्या। अलाउद्दीन खिलजी की कुछ सेना में कुछ लोग थे, वो राय देते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, बात बताते भाई अपन इस प्रकार से नीति अपना सकते हैं कि जो अंदर किले में है, रणथंभौर वाले किले में है, टोटल हिंदू सेना है। हिंदू सेना के खिलाफ अपन ये कर सकते हैं कि अंदर खाने पीने का सामान है, काफी दिनों तक का जुगाड़ है। रणमल और रतिपाल बता देते हैं काफी दिनों यानी खूब सालों तक जो खाना यानी खाने और पीने का जुगाड़ चल सकता है, इतना अंदर जुगाड़ कर रखा है अमीर ने। यानी खाने का सामान है और
पानी भी कुंड बने हुए हैं, तो कुछ भी कमी नहीं आ सकती। और जो उनकी सेना वापस बाहर आएगी नहीं, खाने पीने का जुगाड़ है तो बाहर आएगी नहीं, खाने पीने की कमी पड़ेगी नहीं और सेना बाहर आएगी। उस जो सैनिक थे वो राय देते हैं अलाउद्दीन खिलजी को कि अंदर हिंदू सेना है, क्यों ना अपन खाने के सामान में गाय की हड्डियां मिला दे और पीने का जो पानी है, जो कुंड है, उनमें गाय का खून मिला दे। तो ये कर दे तो जो हिंदू सेना या जो सैनिक है, जो अंदर जनता है, वो खाने और पीने के सामानों के पास में नहीं जाएगी या उनको यूज करने से मना कर देगी। अलाउद्दीन खिलजी कहता है भाई ये काम कर तो देंगे, लेकिन करेगा कौन? फिर जो सैनिक कहते हैं तो ये दो बंदों को कैसे बुला रखा है, रणमल और रतिपाल करेंगे, तभी तो अपन राजा बनाएंगे। फिर रणमल और रतिपाल इस प्रकार से जाते हैं, जो ये नीति बनाकर जाते हैं। रणमल और रतिपाल अंदर जाके जो खाने, जो अनाज का भंडार था, वहां पर गाय की हड्डियों का चूरा मिला देते हैं और जो कुंड थे पानी के, उनमें गाय का खून मिला देते हैं। जनता को पता चलता है सुबह कि इस प्रकार की जो घटना हो चुकी है, विश्वासघात हो चुका है। जनता मना कर देती है खाने पीने के सामान के लिए और तड़पने लगती है और हमीर वहां पे चुपचाप बैठा रहता है। जनता के माइंड में ये चल रहा था कि अब तो तड़प तड़प के मरे, उससे बेटर तो ये है कि कुछ लड़के ही मर लेते हैं, अपन शहीद हो जाएंगे, वीरगति को प्राप्त होंगे। अब देखिए हमीर चुपचाप बैठा था, लेकिन जो राजा को जनता में तो किसकी औकात की राजा को जाके ऐसे बोल दी कि लड़ ले, तो इस प्रकार से क्यों बैठा है। देखिए अमीर की रानी थी रंग देवी, तो रंग देवी कहती है कि भाई मैं जाती हूँ राजा के पास और मैं बात करती हूँ हमीर से। रानी रंग देवी अंदर जाती है और हमीर को कहती है भाई तू इस प्रकार से निकम्मा होकर कैसे बैठा है, तू युद्ध से डर रहा है, मरने से डर रहा है, तुझे तो लड़ना चाहिए, जनता तड़प तड़प के मर रही है। हमीर कुछ समय तक चुप रहता है और जो रंग देवी की बातों को सुनता रहता है, लेकिन हमीर को इस प्रकार का दुख नहीं था कि वो लड़ता हुआ मारा जाएगा। एक दुख था कि उसकी बेटी कंवारी है, उसकी बेटी की शादी नहीं हो रखी है और अगर वो युद्ध करता हुआ मारा जाएगा या मेवाड़ की जनता युद्ध करती हुई मारी जाएगी और दुश्मन की सेना के हाथ में अगर मेरी बेटी चले जाएगी तो क्या होगा, वो क्या सलूक करेगा उसके साथ। तो उसको इस प्रकार का दुख था। उसकी बेटी का नाम था देवल दे, उसकी शादी नहीं हो रखी थी। उस समय की संस्कृति में ऐसा माना जाता था कि कुंवारी लड़की जौहर भी नहीं कर सकती थी। लड़कियों और महिलाओं को युद्ध करने की भी अथॉरिटी नहीं दी जाती थी, यानी अनुमति नहीं थी कि गलती से लड़कियां और महिलाएं दुश्मन की सेना के हाथ लग गई तो उसका वो क्या हाल करेगा। तो इसकी वजह से यानी महिलाएं और लड़कियां युद्ध भी नहीं करने जाती थी और कुंवारी लड़कियां जौहर भी नहीं कर सकती थी। अब भाई यही हो, अगर खाने पीने का सामान के इस प्रकार के घटना हो गई है, गाय की हड्डियां और खून मिला दिया गया, तो जनता तड़प तड़प के मरेगी। युद्ध करना जरूरी था। अमीर को इस प्रकार का डर लग रहा था अपनी बेटी के लिए, भाई वो जौहर भी नहीं कर सकती है, अब कुंवारी है या उसकी शादी नहीं हुई है, अचानक उसको किले के बाहर भी नहीं भेजा जा सकता कि किसी रिश्तेदार के पास भेज दे, बुआ जी के भेज दे, ननिहाल भेज दे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता और वो जौहर नहीं कर सकती। तो ये बातें मीर अपनी रानी रंग देवी को बता रहा था। देखिए हमीर की जो बात सुनकर रंग देवी भी चुपचाप रह जाती है, सुन रह जाती है, वो भी सो हो जाती है। अब ये जो बातें दोनों के बीच में हो रही थी वो किसी न किसी प्रकार से जो बेटी थी देवल दे, हमीर की बेटी देवल दे, वो सुन लेती है। हमीर की बेटी देवल दे को जो लगा कि यार जो मेरे पिता इस प्रकार के दुख से गुजर रहे हैं, मैं उनकी बाधा बन रही हूँ, तो मुझे कुछ करना चाहिए। वो अपने माता पिता के पास जाती है और वो कहती है मैंने पूरी बातें सुन ली है, आपकी जो बीच में, आपकी रियासत की इज्जत के बीच में मैं आ रही हूँ, तो या तो आप मुझे काट दो या मुझे तलवार दो, मैं जाकर युद्ध लड़ सकूं। पिता कहता है भाई तू युद्ध नहीं लड़ सकती, क्योंकि तू गलती से दुश्मन के हाथ पड़ गई तो तेरा वो क्या हाल करेंगे, मैं सोच भी नहीं सकता। और मैं पिता हूं तो मेरे हाथों से मैं तुझे काट भी नहीं सकता, मैं तुझे मार भी नहीं सकता और तुझे बाहर भी नहीं भेज सकता। तू जौहर भी नहीं कर सकती क्योंकि तू तेरी शादी नहीं हो रखी है, तू कुंवारी है।
तो रानी यानी सॉरी देवल देव को लगता है इस प्रकार की जो एक घटना हो रही है, इस मेरी वजह से मैं इनकी जो इस युद्ध के बीच में बाधा हूँ, ये लड़ नहीं रहे हैं, मेरे पिता चुपचाप होकर बैठे हैं, तो मुझे कुछ करना चाहिए। वो जो देवल देह है जाती है, वो जो किले के ऊपर चढ़ती है, रणथंभौर किले के ऊपर चढ़ती है और वो किले को नमन करती है, रणथंभौर को नमन करती है और किले में स्थित त्रिनेत्र गणेश जी को नमन करती है, हाथ जोड़ती है कि जो भी है मेरी वजह से बाधा थी ये दूर होनी चाहिए। मेरी जो अंतिम जो ये भी प्रक्रिया है, जो अंतिम कदम है, ये मैं उठाने जा रही हूँ। किले को, रणथंभौर को गणेश जी महाराज को नमन करती है और वो किले से कुंड में कूद जाती है। ठीक है, कुंड में कूद जाती है, कुंड में छलांग लगा देती है। उस तालाब का या उस कुंड का नाम था पद्म तालाब। ठीक है, पद्म तालाब में कूद जाती है। अब बात आती है कि भाई हमीर को लगता है जो मेरी बेटी ने इस प्रकार का कदम उठा लिया, हमीर को लगता है जो पहले ये प्रॉब्लम माइंड में अपने चल रही थी, पर ठीक है अपनी बेटी देवल देव ने ये कदम उठा लिया है, लेकिन अब अपने को लड़ना चाहिए, ये युद्ध करना चाहिए। अब इनके बीच में युद्ध होता है, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर की जो सेना के बीच में युद्ध होता है। अब जो युद्ध होता है तो साका होता है। देखिए यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा मैं, समझने की कोशिश करना। साका में अपन पहले बात कर चुके हैं, दो प्रक्रियाएं होती हैं, जौहर और केसरिया। ठीक है, 1301 में साका होता है। साका में दो चीजें होती हैं, जौहर और केसरिया। केसरिया कौन करेगा? हमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया, हमीर की लीडरशिप में केसरिया किया गया। जौहर रंगदेवी, जो रानी रंगदेवी थी, हमीर की पत्नी थी, रानी रंगदेवी के नेतृत्व में जौहर किया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब अलाउद्दीन खिलजी पूछता है ये किसकी धुआं उठ रही है अंदर, और देखिए जो जौहर में जो महिलाएं जल जाती थी, आग में अपने को प्रवेश करवा लेती थी या आग में प्रवेश कर जाती थी। अब जो केसरिया करे, भाई हमीर के नेतृत्व में इधर लड़ने आ रही थी सेना, पूरी सेना, तो उससे पहले जब ये महिलाएं जौहर कर रही थी तब धुआं उठ रही थी, लपटें उठ रही थी। अलाउद्दीन खिलजी पूछता रतिपाल और रणमल से, भाई ये क्या हो रहा है, अंदर युद्ध करना चाहिए या उधर कुछ तप रहे हैं, वो हाथ सेक रहे हैं। रणमल और रतिपाल कहता है भाई इस प्रकार की जो यहाँ की जो परंपरा है, संस्कृति है कि ये अब साका कर रहे हैं। साका में दो चीजें होती हैं इनके बीच में, यानी इनके जौहर और केसरिया, इन्होंने ये सोच लिया है कि भाई अपन लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे, अपन हार सकते हैं, इनको शक है कि अपन हार सकते हैं। तो इनकी जो महिलाएं जौहर कर रही है, जौहर में इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है कि जो महिलाएं हैं अग्नि में प्रवेश कर जाती है। और थोड़ा तैयार रहना आप भी कि ये अब आपको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। केसरिया कर रहे हैं तो रणमल और रतिपाल अलाउद्दीन खिलजी की सेना को सचेत कर देते हैं। भयंकर युद्ध होता है, मारकाट होती है, लेकिन हमीर वहां पर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। 1301 में रणथंभौर का साका हुआ था, उसमें केसरिया कौन लीड करता है? हमीर। जौहर कौन लीड करती है? रंगदेवी। हमीर के साथ विश्वासघात किसने किया था? रतिपाल और रणमल। ठीक है, जो पद्म, ये जो अब बात करेंगे लक्ष्य पर, ये देवल देखिए, देखिए ऐसा कहा जाता है, ऐसा पढ़ने को मिलता है अपने को, जो रणथंभौर का जो साका हुआ था ये राजस्थान का प्रथम साका होता है। स्पेशल तरीके से लिख लेना, जो 1301 में रणथंभौर का जो साका हुआ था राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। ओनली किताबों में, ओनली एग्जाम की दृष्टि से, वरना अपन जैसलमेर पढ़ेंगे उस समय 1299 में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो तो 1299 में जब का जो साका हुआ था तो वो होना चाहिए पहला। तो ये तो देखिए 1301 में हो रहा है, 1301 से पहले यानी जैसलमेर अपन पढ़ेंगे तब 1299 में मूलराज के समय में जैसलमेर में साका होता है। लेकिन देखिए एग्जाम की दृष्टि से अपने को यही पढ़ने को मिलता है। आरपीएससी अगर मान ले कि जो ये पहला साका राजस्थान का हुआ था, उधर जो नेपाल चीन साइड हुआ था, तो अपने को मानना पड़ेगा कि नेपाल में या चीन में ही हुआ था। ठीक है, जो आरपीएससी माने वो अपने को साका मानना पड़ेगा पहला। ठीक है, वरना देखिए इससे पहले भी जो जैसलमेर के साके से पहले भी, या 1299 वाले जो साके से पहले भी जैसलमेर में और साके
हो गए थे, लेकिन आरपीएससी मानती है कि 1301 में रणथंभौर का जो साका हुआ था हम्मीर के द्वारा किया गया था। हम्मीर और जो रानी रंगदेवी के नेतृत्व में जोहर और केसरिया किया गया था, तो इसको पहला साका माना जाता है। ठीक है, आरपीएससी मानती है, लेकिन अपन 1299 में जब जैसलमेर पढ़ेंगे तब आप कमेंट मत कर देना कि आपको तब वो बताएंगे। आरपीएससी रणथंभौर वाले साके को प्रथम साका मानती है राजस्थान का, तो आपको भी यही मानना है। इनकी जो इच्छा होगी ये मानेंगे, वो अपने को करना पड़ेगा। अपन जो एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, ना कि अपने को पीएचडी करनी है इसमें। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि 1301 वाला साका राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। हालांकि इससे पहले भी साके हो चुके थे, लेकिन आरपीएससी 1301 वाले को ही मानती है। ठीक, तो थोड़ा सही तरीके से ध्यान रख लेना। देखिए, जो अमीर खुसरो, उसकी एक पुस्तक है खजाइन उल फुतुआ। ठीक है, अमीर खुसरो की जो पुस्तक है खजाइन उल फुतुआ, तो खजाइन उल फुतुआ में इस साके का, इस युद्ध का वर्णन करता है। ठीक है, इस जोहर का वर्णन करता है खजाइन उल फुतुआ में अमीर खुसरो। ये देखिए, फारसी भाषा में जोहर की प्रथम जानकारी भी है, जो अमीर खुसरो खजाइन उल फुतुआ में जानकारी देता है कि यह जो युद्ध हुआ था ये जोहर हुआ था। तो ये जो जोहर की जानकारी है फारसी भाषा में प्रथम जानकारी है। ठीक है, तो फारसी भाषा में जोहर की प्रथम जानकारी कौन देता है, तो अमीर खुसरो खजाइन उल फुतुआ में देता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब थोड़ी सी बात करते हैं देवलदे की, जो हमीर की बेटी थी। हमीर की बेटी देवलदे पद्म तालाब में छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेती। ठीक है, एक प्रकार से वो ऊपर से यानी किले के ऊपर चढ़कर कुंड में कूद रही है, तालाब में कूद रही है। इसका मतलब यह है कि आत्महत्या कर रही है। देखिए, इतिहासकारों ने ऐसा माना है कि ये जोहर था, जोहर जल जोहर। ठीक है, जो पद्म तालाब में देवलदे छलांग लगाती हैं, इसको इतिहासकार जोहर मानते हैं, यानी कि जल जोहर मानते हैं। अब देखिए, ये इनका मानना है और अपने को पढ़ना पड़ेगा। जोहर होता है, ओनली होता है जो अग्नि में प्रवेश करती है, उसको जोहर कहते हैं। थोड़ा सा आप नाम लेके देखो, जोहर नाम आते ही आपके माइंड में पानी आएगा या कुंड आएंगे या अग्नि आएगी। ठीक है, तो थोड़ा इस प्रकार की सोच सकते हो। लेकिन आरपीएससी ने माना और इतिहासकारों ने माना है कि जल जोहर था ये, तो अपने को मानना पड़ेगा। तो आप भी ध्यान रखना। लेकिन जोहर जो प्रॉपर होता है, मुख्य रूप से होता है, अग्नि वाला होता है। लेकिन ये मानते हैं वह जल में छलांग लगा दी, जल में कूद गई, जल में प्रवेश कर गई, तो ये जल जोहर हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अलाउद्दीन खिलजी फाइनली इधर यानी रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है, और उलुग खान जो इसका शासक प्रशासक था, सॉरी जो इसका सेनापति था, तो उलुग खान को प्रशासक बना देता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इधर यानी रणथंभौर पर कब्जा कर लेता है और अपने सेनापति उलुग खान को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर देता है। क्वेश्चन बनेगा 1301 में अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर कब्जा कर लेता है, अधिकार कर लेता है। उसके बाद में उसने रणथंभौर का प्रशासक किसे बनाया था, तो उलुग खान को प्रशासक बनाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। अब बात आती है कि हमीर की जो सांस्कृतिक उपलब्धियों की, ये बात हो चुकी है, साका युद्ध लड़ाइयाँ होती है। अब सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करते हैं। जैसे अपन पृथ्वीराज थर्ड के बारे में भी लास्ट में पढ़े थे, तो बड़ा राजा है हमीर, बड़ा राजा था हमीर, तो इसकी बात करना थोड़ी उचित है। तो थोड़ा देख लेते हैं, मेंस में आ सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन कि हमीर का मूल्यांकन कीजिए, तो अपन बात करेंगे। बड़ा 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो सभी फैक्ट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए हमीर की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां, अब जो भी मूल्यांकन जो उपलब्धियां हैं, इनकी थोड़ी सी अपन बात कर लेंगे, मौखिक बात कर लेते हैं। हमीर ने एक कोटि यज्ञ करवाया था। ठीक है, हमीर ने एक कोटि यज्ञ करवाया था। इसका जो पुरोहित था विश्वरूप, ठीक, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। हमीर ने, अब जब वो राजा बना था, उसका राज तिलक हुआ था, जब अपन बात कर रहे थे दिग्विजय की नीति, तो उसके समय एक कोटि यज्ञ करवाया था। उस कोटि यज्ञ का जो पुरोहित था विश्वरूप था। ठीक है, तो ये लिख लेना। तो देखिए, अब एक बात इंपॉर्टेंट आती है कि हमीर ने अपने पिता, हमीर का पिता अपन पढ़ चुके हैं, जेतर सिंह थे, तो जेतर सिंह का जो शासन काल रहा था 32 साल का। ठीक है, तो जेतर सिंह का शासन काल रहा था 32 वर्ष का, 32 ईयर्स।
तो हमीर ने अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्ष के शासन काल की याद में एक छतरी का निर्माण करवाया था। तो वो जो छतरी थी वो 32 खंभों की छतरी थी। ठीक है, 32 पिलर की छतरी थी, ये 32 खंभों की छतरी थी। आप पूरा जो वाक्य या सेंटेंस लिखना चाहो तो लिख लेना। हमीर ने अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल की याद में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अब इंपॉर्टेंट ये फैक्ट क्यों है, कंफ्यूज आप हो सकते हो। अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जगन्नाथ कछुआ की छतरी भी 32 खंभों की छतरी है, मांडल भीलवाड़ा में है। ठीक है, तो जगन्नाथ कछुआ की बात अपन पहले कर चुके हैं। जो प्रताप के ऊपर 1585 में मुगलों की तरफ से अंतिम आक्रमण करता है जगन्नाथ कछुआ। ठीक है, तो 1585 में अंतिम आक्रमण करता है प्रताप के ऊपर मेवाड़ पर जगन्नाथ कछुआ मुगलों की तरफ से वापस लौट रहा होता है। मांडल भीलवाड़ा में उसकी मृत्यु हो जाती है, वहां पर 32 खंभों की छतरी बनाई जाती है। तो राजस्थान में 2 छतरियां हैं 32 खंभों की। रणथंभौर में जो जेतर सिंह की याद है उसके बेटे हमीर ने बनाया था 32 वर्ष के शासनकाल में, और जगन्नाथ कछुआ की छतरी भी है 32 खंभों की, लेकिन वो मांडल भीलवाड़ा में। ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना। इसके बाद में बात करते हैं, हमीर एक पुस्तक लिखता है श्रृंगार हार। ठीक है, हमीर एक पुस्तक लिखता है श्रृंगार हार। तो हमीर की जो पुस्तक थी श्रृंगार हार, ये भी लिख लेना। अब बात आती है हमीर के जो दरबारी विद्वानों की। राघव देव और बीजादित्य हमीर के दरबारी विद्वान थे। ठीक है, ये बीजादित्य का नाम अपने को कुछ जगह पर विजयादित्य भी मिल सकता है। तो राघव देव और बीजादित्य या विजयादित्य 2 इसके दरबारी विद्वान थे, तो आप ये भी लिख लेना। देखिए, अब इसके बाद में बात करते हैं हमीर से कुछ संबंधित एक आध पुस्तक की बात आती है, तो आप लिखना चाहो तो लिख लेना। मैं बता देता हूँ आपको कि जो हमीर महाकाव्य एक पुस्तक है नयन चंद्र सूरी की। ठीक है, तो इसमें भी हमीर का वर्णन मिलता है। नयन चंद्र सूरी की हमीर महाकाव्य जो पुस्तक है, इसमें हमीर का वर्णन मिलता है या उल्लेख मिलता है। एक भांडव व्यास की पुस्तक है हमीरायण। ठीक है, हमीरायण भांडव व्यास की पुस्तक है, इसमें भी हमीर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नयन चंद्र सूरी की हमीर महाकाव्य, भांडव व्यास की हमीरायण और जोधराज की हमीर रासो पुस्तक है। ठीक है, जोधराज की हमीर रासो पुस्तक है जो अहिरवाटी भाषा में लिखी हुई है। जोधराज की हमीर रासो जो पुस्तक है अहिरवाटी भाषा में है, ये भी हमीर से संबंधित पुस्तक है। अमृत कैलाश की हमीर बंधन एक पुस्तक है। ठीक है, हम अमृत कैलाश की हमीर बंधन एक पुस्तक है, ये भी लिख लेना। देखिए, चंद्रशेखर की एक पुस्तक है हमीर हट, तो ये भी हमीर से संबंधित पुस्तक है। ये जो चंद्रशेखर था, बूंदी के राजा जो सुरजन का दरबारी था। चंद्रशेखर की जो पुस्तक है हमीर हट, बूंदी के राजा सुरजन का दरबारी था चंद्रशेखर। देखिए, हमीर रासो एक सारंगधर की पुस्तक भी है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। दो हमीर रासो एक जोधराज की है और हमीर रासो एक है सारंगधर की पुस्तक। ये जो पुस्तक है हमीर से संबंधित, ये हमीर के दरबारी नहीं थे। ये जो अभी 3-4 जो लोगों की बात की है, ये अलग अलग राजाओं के दरबार में थे, लेकिन हमीर से संबंधित जो भी फैक्ट या उल्लेख लिखते हैं। ठीक, अब बात आती है हमीर का मूल्यांकन। हमीर का मूल्यांकन भी थोड़ा मौखिक तौर से आप सुन लेना, लेकिन इच्छा हो आपकी तो आप लिख सकते हो। हमीर का मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमीर पर कर बढ़ाने और अपनी हट पकड़ने या अपनी हट के लिए युद्ध करने का आरोप लगाया जाता है। ठीक है, हमीर का अपन मूल्यांकन करें तो हमीर पर कर बढ़ाने और अब हट के लिए युद्ध, अपनी जिद के लिए युद्ध करने के आरोप लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन इन आरोपों को, अपन इन आरोपों से मुक्त कर सकते हैं हमीर को। कैसे हम मुक्त कर सकते हैं? ठीक है, तो आप लिखोगे शुरुआत में हमीर पर कर बढ़ाने और अपनी हट के लिए युद्ध करने के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन ये आरोप सही नहीं है। क्योंकि अब बात करते हैं कि उस समय कर जो बढ़ाए गए थे वो युद्ध के समय बढ़ाए गए थे। ठीक है, इससे पहले हमीर कभी कर नहीं बढ़ाया था, और युद्ध के समय सभी राजा या अन्य राजा भी कर बढ़ा सकते थे या कर बढ़ाते थे। देखिए, जब युद्ध चलता है तो जब यानी पैसों की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी,
सेना को तैयार करने होने में, जो युद्धों के लिए जो हथियार वगैरह खरीदने वगैरह की, तो कर बढ़ाना पड़ता था। देखिए अभी जब कोविड टाइम था, कोविड के समय भी अपन राजस्थान सरकार में भी अगर देखें, राजस्थान में देखें, तो यानी जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी कुछ सैलरी काटी गई थी। हालांकि उनको ये बोला गया था कि ये जो सैलरी भी काटी जा रही है आगे थोड़ी थोड़ी करके वापस आपको लौटा दी जाएगी। तो देखिए उस समय राजा सरकार होते थे, अभी जो गवर्नमेंट बनती है तो ऐसा कर सकते हैं, कर बढ़ा सकते हैं जब आवश्यकता पड़े तब। तो ये जो आरोप भी गलत है, या ये आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय कर उस समय बढ़ाए गए थे कि जब युद्ध चल रहा था तथा अधिक धन की आवश्यकता थी, तो कर बढ़ाए जा सकते थे। ठीक है, हमने ने इससे पहले कभी कर नहीं बढ़ाया था। युद्ध के समय अन्य राजा या सभी राजा कर बढ़ाते थे। बात आती है शरणागत की। शरणागत की रक्षा करना उस समय की या हिंदू संस्कृति के रीति रिवाज या हिंदू संस्कृति की एक परंपरा रही है। ठीक है, शरणागत की रक्षा करना हिंदू संस्कृति का आदर्श था। इस प्रकार से भी आप वाक्य लिख सकते हो, प्रॉपर वाक्य लिखना चाहो तो शरणागत की रक्षा करना हिंदू संस्कृति का आदर्श था। हमीर भी उस आदर्श का पालन कर रहा था। उसकी बहादुरी तथा शरणागत की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर करना, ठीक है, उसकी बहादुरी और शरणागत की रक्षा के लिए अपना सभी न्योछावर करना न केवल अविस्मरणीय है बल्कि उसे प्रथम श्रेणी में खड़ा कर देती है। ठीक है, कि अविस्मरणीय ही नहीं है कि यहाँ तक कि या बल्कि उसे हमीर को प्रथम श्रेणी में या राजाओं की प्रथम श्रेणी में भी खड़ा कर सकती है, कर देती है, कि वो अपना सब कुछ लुटा देता है शरणागत की रक्षा करने के लिए। नहीं, उसको क्या मतलब था, वो केबरू और मुहम्मद को छोड़ सकता था और युद्ध से बच सकता था, लेकिन वो शरणागत की रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, इसके बाद में बात किए थे कि इसके बाद में अपन बात करते हैं कि नयनचंद सूरी ने, यानी नयनचंद सूरी कहते हैं हमीर के लिए, कि नयनचंद सूरी ने हमीर के लिए ठीक ही कहा है। सिंह गमन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह गमन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। नयनचंद सूरी कहते हैं हमीर के लिए, जो तुलना करते हैं इस प्रकार से कि जिस रास्ते से सिंह जाता है, शेर जाता है अपना शिकार ढूंढता हुआ, अगर उसको आगे जाते हुए शिकार नहीं मिलता है तो वापस शिकार ढूंढने के लिए उस रास्ते पर वापस घूम कर नहीं आता है। ठीक है, सिंह गमन कि जो गया हुआ शेर शिकार के लिए वापस नहीं घूमता, उसकी इतनी तेज आंखें होती है, उसकी नजरें इतनी तेज होती है कि उसका अगर शिकार होगा रास्ते में तो वो ढूंढ लेगा, वरना ये नहीं सोचकर वापस घूमेगा कि मुझे शिकार नहीं मिला है, कहीं मैं वापस तो भूल कर तो नहीं आ गया या किसी क्षेत्र को छोड़कर तो नहीं आ गया। तो सिंह गमन सत्पुरुष वचन, अगर कोई सत्पुरुष सच्चा वचन हो, यानी अगर कोई सच्चा व्यक्ति होगा जो अपना वचन देगा तो उस वचन से वापस अपने बैकफुट पर नहीं आ सकता, उस वचन पर अडिग रहेगा। ठीक है, तो सिंह गमन सत्पुरुष वचन कदली फल एक बार, और केले के पेड़ पर एक बार ही फल आएंगे, यानी केले के पेड़ के लिए ऐसा कहा जाता है कि केले के पेड़ पर एक बार ही फल लगते हैं। सिंह गमन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल, तिरिया यहाँ पर लड़की को कहा गया है। ठीक है, कुंवारी लड़की को कहा गया है कि लड़की की जो शादी होती है तो उसके तेल एक बार ही चढ़ाया जाता है। ठीक है भाई, जो शादी के दौरान एक परंपरा होती है तेल चढ़ाने की, तो लड़की के उसके जीवन में एक बार ही शादी होती है और एक बार ही तेल चढ़ता है। शादी के दौरान तेल चढ़ाने की एक परंपरा होती है। तो नयनचंद सूरी कहते हैं तिरिया तेल हमीर हट, कि हमीर ने कोई हट कर ली या हमीर ने कोई कमिटमेंट दे दिया या उसने कोई जो बात कह दी तो उसके लिए वो वापस बैकफुट पर नहीं आएगा। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यानी लड़की का तेल दोबारा नहीं चढ़ सकता और हमीर की हट कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो सिंह गमन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन आपको मैंने कोशिश की है कि सही समझ में आना चाहिए। अमीर खुसरो
पुस्तकें लिखता है, फिर मिफ्ता उल फुतूह है और खज़ाइन उल फुतूह है। अमीर खुसरो की 2 पुस्तकें हैं, मिफ्ताह उल फुतूह है और खज़ाइन उल फुतूह है। मिफ्ताह उल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमणों की जानकारी देता है, उल्लेख करता है, ठीक है। तो मिफ्ताह उल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमणों की जानकारी देता है और खज़ाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों की जानकारी देता है या उल्लेख करता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अमीर खुसरो की 2 पुस्तकें यानी मिफ्ताह उल फुतूह और खज़ाइन उल फुतूह। मिफ्ताह उल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमणों की जानकारी और यानी खज़ाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों की जानकारी। रणथंबोर जीतने के बाद में अब बात आ जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में आ जाता है, उलूग खान प्रशासक बनाया जाता है। लेकिन रतिपाल और रणमल जाते हैं, लो हमें राजा बनाओ। रतिपाल और रणमल को अलाउद्दीन खिलजी बैठाता है और अपने सेनापतियों को कहता है भाई इन दोनों को सर कलम कर दो, इन दोनों की मार दो। रणमल और रतिपाल को लगाया इस प्रकार का व्यवहार अपने साथ। अलाउद्दीन खिलजी कहता है यार ये जो अपने जो राजा के नहीं हो सके और ये 2 दिन के आयु बंदे अपने कब से हो सकते हैं। तो रणमल और रतिपाल को बाद में अलाउद्दीन खिलजी मरवा देता है। केहबरू और यानी हमीर की अपन बात करें तो केहबरू और मोहम्मद सागी। तो केहबरू हमीर की तरफ से लड़ता हुआ मारा जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है, शहीद हो जाता है। बचता है मोहम्मद शाह। घायल अवस्था में मोहम्मद शाह को पकड़ लेता है, गिरफ्तार कर लेता है अलाउद्दीन के सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ले जाया जाता है मोहम्मद शाह को कहता है, अलाउद्दीन खिलजी कहता है भाई तेरी क्या इच्छा रहेगी, अगर तुझे मैं छोड़ दूं या रिहा कर दूं तो तेरी इच्छा क्या रहेगी। मोहम्मद शाह बड़ा वीर बंदा था, वो कहता है कि बादशाह मेरी पहली इच्छा तो ये रहेगी, अगर आप छोड़ दो तो मेरी पहली इच्छा तो ये रहेगी कि छोड़ते ही सबसे पहले मैं आपको मारूं या तुझे मारूं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है यार मैं तेरा दुश्मन हूं, जाहिर सी बात है मैं तुझे छोड़ दूं तो तू मुझे मारेगा, यानी दुश्मन को तो सब मारना चाहते हैं तो तू मुझे मारेगा या मारना चाहेगा। और दूसरी इच्छा, तो मोहम्मद शाह कहता मेरी दूसरी इच्छा यह है कि मुझे तू छोड़ दे या मेरा वश चले तो मैं हमीर के कोई भी जो बचा हुआ वंशज है उसकी पीढ़ी का उसको राजा बनाऊं रणथंबोर का। अलाउद्दीन फिर कहता यार ठीक है, तू मुझे मारने की बात तो मुझे थोड़ा सा ठीक लगी, मेरा तेरा दुश्मन हूं, तू मुझे मारेगा, लेकिन यार ये बात तू कैसे कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ दूं, तू हमीर के वंशज को राजा बनाएगा, तू क्यों नहीं बनना चाहेगा। मोहम्मद शाह कहता है यार जो मेरी रक्षा के लिए लड़ा है, जो मुझे शरण देके पूरा खुद का सभी न्योछावर कर दिया, वो कितना वीर राजा है, एक शरणागत की रक्षा के लिए लड़ता हुआ मारा गया, पूरा राजपाट खो दिया, तो मैं तो वो कितना वीर रहा होगा, उसके वंशज कितने वीर होंगे, तो मैं उसके वंशज को आगे राजा बनाना पसंद करूंगा। देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो मोहम्मद शाह की रानियों ने भी यहाँ पर हम जो रानी थी रंगदेवी, तो रंगदेवी के साथ में जोहर किया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद शाह खुद इस्लाम स्वीकार कर चुका था और मंगोलों के साथ, तो उसकी रानियां यानी मुस्लिम है या मुस्लिम थी। और अपने को पढ़ने को मिलता है कि राजस्थान का एकमात्र किला जहां पर या राजस्थान का एकमात्र जौहर या साका वहां पर या जहां पर जौहर के दौरान मुस्लिम रानियों ने भी, मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। अपन पढ़ते हैं बटनेर का किला, ठीक है, राजस्थान का एकमात्र किला है जहां पर जौहर के दौरान मुस्लिम यानी मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। लेकिन जब मोहम्मद शाह की जो रानियां इधर रंगदेव के साथ जौहर कर रही है तो फिर ये कौन है, ये भी तो मुस्लिम है। लेकिन अपने को पढ़ने को मिलता है, अपने को पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में करना पड़ेगा। अपन इस प्रकार की जो बातें पहले बोला था वापस बोल रहा हूँ, अपने को पीएचडी नहीं करना है, अपने को जो भी आरपीएससी मानते हैं उसको मानना पड़ेगा। तो राजस्थान का एकमात्र किला जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था तो बटनेर का किला था, ठीक। अपन वैसे आगे और बात करेंगे। तो ये कंप्लीट हो चुका है रणथंबोर के चौहान वंश का यानी जो इतिहास, रणथंबोर वाला कंप्लीट कर चुका है। पिछली क्लासेज में अपन जो अजमेर वाले कंप्लीट कर चुके हैं, आज रणथंबोर वाला कर लिया कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे और जो चौहान राज्य थे उनकी बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात थी हमीर की। क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है, फैक्ट थोड़े ज्यादा थे,
लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि RS मेंस में भी बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि इंटरव्यू तक भी पूछ सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। जो ये प्रथम शाखा किस प्रकार कहा गया है, जो ये मुस्लिम महिलाएं जोहर करती है, इसके लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। और भी जो बातें हैं, जो विश्वासघात करने वाले रतिपाल और रावण, इनके लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ये जो राघवदेव और श्रृंगारहार वाली जो बात आती है, जो दरबारी विद्वान थे, श्रृंगारहार जो पुस्तक थी 32 खंभों की छतरी है, जो इसके जो सेनापति थे आमेर के, ठीक है। पद्म तालाब और देवल देवाली जो घटना है, इसके लिए पूछ सकते हैं। खजाने और फुतुए के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बातें थी थोड़ा ध्यान रखना। टाइम पीरियड 1282 से 1301 तक रहा था जो आमेर का। देखिए जो ये थोड़ा सा इस प्रकार की जो बातें हैं, तो ये थोड़ी ध्यान रख लिया करो। एग्जाम में इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आ जाते हैं पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो ये बड़े राजा होते हैं, इनके जो सन वगैरह टाइम पीरियड भी याद कर लिया करो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।